गुड इवनिंग। कुछ स्टडी साइकोलॉजी की ये स्टडी सेशन है। मैं इसमें आप सबका स्वागत करता हूँ। इस सेशन में हम अब बात करेंगे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, खास करके उसके सिम्टम्स की। आज हम बात जो मौजू पे करने वाले हैं वो है एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर, जिसमें एक एक करके हम हर वीडियो में बात करेंगे। वो है, आज जो बात करेंगे GAD, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। उसके बाद SAD, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसे सोशल फोबिया भी कहते हैं। आगे OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उसके बाद एक कहानी के साथ स्पेसिफिक फोबिया की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर में GAD। GAD का फुल फॉर्म है जनरल या जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। अभी JC कॉलमैन ने किताब लिखी, उस किताब का नाम था एबनॉर्मल साइकोलॉजी एंड मॉडर्न लाइफ। इस किताब में उन्होंने जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर को फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी नाम दिया। उसका एग्जाम्पल इस किताब में उन्होंने दिया कि अगर एक बंद कमरे में किसी जगह पर मच्छर बैठा है और वो इंसान जो इस बीमारी का मरीज है वो इस मच्छर को नहीं दिखा सकता, क्योंकि रूम में पूरा, कमरे में पूरा अंधेरा है। ऐसे ही हालत जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर में मरीज की होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर का जो मरीज है, दर्दी है, उसे उस एंजाइटी के रीजन की, कोज की खबर नहीं है। वो उसे जो वॉरी हो रही है या चिंता हो रही है, वो किस वजह से हो रही है वही उसे पता नहीं है। तो उसके कारण वो ज्यादा तकलीफ देह महसूस करता है, अपने आप को ज्यादा बीमार कर लेता है। तो चलिए बात करते हैं आज इस डिसऑर्डर की। तो हमने पहले तो देखा कि इस डिसऑर्डर में इंसान को पता ही नहीं है कि उसे चिंता या एंजाइटी किन कारणों या किन वजहों या किन कोज के कारण आ रही है। तो जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर का जो कॉमन सिम्टम्स है, 6 माह तक यह बीमारी चलती है मोटे तौर पर। और तब मनोचिकित्सक या चिकित्सा मनोवैज्ञानिक की परामर्श या सलाह से दर्दी को काम करना होता है या दवाई लेनी होती है, मेडिसिन या साइकोथेरेपी। दूसरा है, इंसान इस बीमारी को रेजिस्टेंस नहीं कर सकता है, उसे कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये दो कॉमन इंडिकेटर है कि अब हमें साइकेट्रिस्ट या चिकित्सा मनोवैज्ञानिक से परामर्श लेना होगा। अभी बात करते हैं हम उसके सिम्टम्स की। हम सभी बीमारियों में दो तरह के सिम्टम्स की बात करेंगे। पहला सिम्टम्स जो है वो फिजिकल सिम्टम्स। दूसरा सिम्टम्स जिसकी हम बात करेंगे वो है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। तो फिजिकल सिम्टम्स में जो सिम्टम्स कॉमन दिखाई देते हैं इस बीमारी में, वो पहला है मेंटल थकान, मानसिक थकान दर्दी को लगता है, आता है। वो अपने आप को टायर्ड महसूस करता है। दूसरा है उसके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, या एक खिंचाव या एक मसल्स में तनाव होता है बॉडी के किसी पार्ट में, खास करके हाथ और पैर में मरीज को तनाव होता है, उसे पसीना आने लगता है, उसके शरीर में कंपन, हाथ या पैर में कंपन महसूस होता है, टेम्पलिंग बॉडी में होता है। आगे चल के उसकी जो ब्रीदिंग है उसमें छोटापन या शॉर्ट ब्रीदिंग उसकी होने लगती है, उसमें शॉर्टनेस दिखाई देती है, वो डीप ब्रीदिंग नहीं लेता है। और कभी कभी श्वास लेने में तकलीफ भी महसूस होती है। उसका हार्ट बीट बढ़ने लगता है, हार्ट बीट ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है। कहीं कहीं पे वो फिजिशियन से मिलता है, ईजी कार्डियोग्राम वगैरह होता है, फिर भी उसका कोई किसी भी तरह का बेसिक बीमारी जो फिजिकल है वो उसके रिपोर्ट भी निकलते हैं तो वो नॉर्मल आता है। यानी हार्ट बीट इंक्रीज होती है और उसका जो फिजिकल रीजन है, या कोई हार्ट में तकलीफ या कोई और बीमारी, ऐसी कोई वजह नहीं, उसकी वजह GAD, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर ही होती है। आगे उसका मन व्यग्र होने लगता है, व्यग्रता उसमें दिखाई देती है। आगे हम देखेंगे कि
उसमें माइंडफुलनेस नहीं रहता है, और इनसिक्योरिटी की फीलिंग किसी भी उसके कार्य में या किसी भी थॉट्स में हमें दिखाई देती है। अभी उसका कोज क्या है मोटे तौर पर, तो हम कोज की अभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अनकॉन्शियस माइंड में कुछ कुछ बातें ऐसी है जो उसके अनकॉन्शियस माइंड में चली गई है, और उसे भी पता नहीं कि वो कौन सी बातें हैं, किस बातों का, किस किस दुखद एक्सपीरियंस का उसने रिप्रेशन या दमन किया है, वो उसे भी पता नहीं है। दूसरा रीजन मोटे तौर पे है, वो है उसकी तत्कालीन वास्तविक परिस्थिति, इकोनॉमिकल कंडीशन हो या सोशल प्रॉब्लम हो, उसके कारण भी ऐसा वो अगर लंबे समय तक खींचे तो उसका रिएक्शन, उसको उसका जो रिएक्शन वो होता है कि उसमें जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर जीएडी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और तीसरा है उसके ब्रेन में, अगर पहले दो रीजन ना हो फिर भी उसमें उसके ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस या केमिकल कुछ केमिकल बैलेंस उसमें ऐसे दिखाई देते, केमिकल बैलेंस में अगर असंतुलन दिखाई देता है उसके ब्रेन में, तो फिर भी उसके बॉडी में और उसके व्यक्ति के बिहेवियर में, व्यवहार में जीएडी जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षण देखे जा सकते हैं। अभी मैं आपको खास इस बात को बताना चाहूंगा कि सामान्य तौर पर हर दर्दी में चिंता या एंजाइटी, सॉरी दर्दी नहीं, सामान्य आदमी में, सामान्य इंसान में चिंता या एंजाइटी दिखाई देती है। वो इस डिसऑर्डर के कारण नहीं है, वो एक तरह की एक्साइटमेंट या एक तरह का स्ट्रेस कुछ परिस्थितियों में किसी भी व्यक्तियों में पाया जाता है। जैसे कि कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट अगर एग्जाम देने जाता है तो उसमें थोड़ा टेंशन, तनाव या स्ट्रेस या फिर एक्साइटमेंट होता है, तो वो उसके कारण भी ये लक्षण उसमें प्रकट होते हैं, लेकिन ये जीएडी जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं है। इसी तरह कोई व्यक्ति अगर ट्रैवलिंग में जाता है तो ट्रैवलिंग में जाने के पहले उसमें एक एंजाइटी रहती है कि ट्रैवलिंग कैसा रहेगा, या फिर एक प्रकार का एक्साइटमेंट रहता है, उसी के कारण भी ये लक्षण इसमें दिखाई देते हैं, ये सिम्टम्स। तो ये भी जीएडी जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं है। इसी प्रकार अगर कोई इंसान किसी पार्टी में या फिर किसी कोई सेरेमनी में जाता है और वो पहली बार ये उसका पहला एक्सपीरियंस है, तो वहां भी ये जीएडी के लक्षण या फिर सिम्टम्स दिखाई देती है, तो ये सच में जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं है। ये सिर्फ एक्साइटमेंट या फिर तनाव या फिर स्ट्रेस किसी कार्य से पहले इंसान में दिखाई देते हैं, लेकिन 6 महीने तक अगर ये लक्षण, ये सिम्टम्स दिखाई दे, तो हमें मानना चाहिए कि दर्दी जीएडी जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर का मरीज है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड होगा सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर